रेडी हैं? अब हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से हिस्ट्री के क्लास में चले हैं। किस क्लास में चले हैं? हिस्ट्री। और आपको याद होगा कि हिस्ट्री के क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति पर चर्चा कर रहे थे। अभी ये 1857 की क्रांति पूरा नहीं हुआ था। हम लोगों को याद है कि मंगल पांडे की कहानी शुरू किए थे, सैनिक विद्रोह चालू हो गया था, बैरकपुर से यह क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और यह क्रांति अब धीरे धीरे, क्योंकि उस समय आपको याद होगा एक बात कि वहां पर एक व्यापगत सिद्धांत आया था, और व्यापगत सिद्धांत में स्थिति ये हुई थी कि उसमें गोद निषेध कर दिया गया था और हड़प नीति थी किसी भी तरह से। अब अंग्रेज चाह रहे थे, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा राज्य जो है अब अंग्रेजों के अधीन हो जाए। ये सब कहानियां तो आप लोग जान रहे थे। ये सब कहानियां तो पता ही होगा कि ये जो हड़प नीति थी, आपको याद होगा कि ये जो हड़प नीति आई थी, उस हड़प नीति में सारे लोगों ने जो है ना, इसमें गोद लेने की प्रथा को निषेध बता दिया गया था कि आप गोद नहीं ले सकते हैं। और जहां जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे, वो किसी दूसरे माने राजाओं के बच्चे अगर अपने नहीं थे, तो दूसरे बच्चे को आप गोद लेकर के शासन नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में आपका राज्य जो है से हड़प लिया जाएगा। तो ये उस समय जो है, जो राज्य हड़प नीति आया था, उस नीति को जो लेकर के आया था वह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1856 में यह नीति लेकर के उसने आया था। और इस नीति के तहत आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अवध, जिसको हम लोग लखनऊ कहते हैं, उस लखनऊ को भी क्या कर लिया गया था? मिला लिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके। कहानी पता है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 1857 की क्रांति जो पढ़ने जा रहे हैं, मंगल पांडे के द्वारा सैनिक विद्रोह की एक क्रांति थी, है ना। उसके बाद यह कहानी जो है आगे बढ़ते बढ़ते, अगर जिन लोगों को इस क्रांति के बारे में पहले से पता नहीं है, तो वो बहुत सारे वीडियो मेरे डाले गए हैं 1857 की क्रांति में पूर्व में, वो वहां पे जाकर के सारी वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन सब सारे वीडियो को आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीकों से। अब स्थिति क्या है कि 1857 की जो क्रांति है, तो 1857 की क्रांति में जब इसकी ज्वाला भड़की है, तो अब यह ज्वाला सैनिकों का जो विद्रोह है, जो सैनिक जो विद्रोह जिन्होंने किया था, वो बैरकपुर से जब इसकी हवा बही तो आगे जाकर के बेहरामपुर गई। बेहरामपुर के बाद जो है से यह दमदम वाले क्षेत्र में चली गई। उसके बाद यह मेरठ पहुंची है 10 मई 1857 को। और आपको याद होगा कि 11 मई और 12 मई को दिल्ली पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली में संघर्ष चला है। ये सब बातें तो आप लोग जान रहे हैं। दिल्ली में सैनिकों का विद्रोह बहुत जम के हुआ है ना। 11 मई को हमला किया है, 12 मई को पूरा एकदम तख्ता पलट कर दिया है। दिल्ली में सैनिकों ने एकदम आक्रोश में है। 1857 का विद्रोह जो है से एकदम लगातार जारी है कि नहीं। इसके पहले की पूर्व की कहानी आपको पहले के वीडियो में बता दिए हैं। और अब वहां से जा रहे हैं, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग अब यह कहानी धीरे धीरे बढ़ते हुए लखनऊ पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई है? लखनऊ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवध, है ना। अवध पहुंच गई है। और अगर हम लोग इसको नक्शे से अगर देखें, अगर नक्शे से देखें, तो आपका अवध तो यही क्षेत्र है ना। अवध बोलिए या इसी को जैसे भारत बोलिए या दिल्ली बोलिए, एक ही बात है। तो अवध बोलिए या लखनऊ बोलिए, है ना। भारत की राजधानी जैसे नई दिल्ली है, तो अवध का सेंटर कहाँ था? लखनऊ, है ना। लखनऊ जिसको हम लोग बोलते हैं। और वहां पर जो है से कहाँ कट रहा है? ये कट जा रहा है, ऊपर वाला कट जा रहा है, तो बहुत मैंने ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1800 अब आ रहा है। अब देखिए तो, अब ठीक है। 1857 की क्रांति में लखनऊ अवध जो है ना, जो हम लोग एक ही मान करके चलिए, वहां पर अब क्रांति की शुरुआत होगी। और यहाँ पर जो क्रांति हुई है प्रारंभ 4 जून 1857 को हुई है। कब हुई है? 4 जून 1857
57 को। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 4 जून 1857 में। आ रहा है समझ में? अभी तक स्थिति क्या था कि सबसे पहले क्या हुआ था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में अवध का जो नवाब था वो हार गए थे, है ना। और इस स्थिति में जो है अंग्रेज वहां पर तीन तीन लोगों को एक बार में हराने का काम किया था। 3 लोग मिल करके युद्ध लड़े थे। दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, है ना, बंगाल का मिर्का सिंह और अवध का जो है नवाब जो है मिल करके जब लड़े थे, तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था। कब? 1764 ईस्वी में। कब हरा दिया था? 1764 ईस्वी में। और उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। ये तो पता ही होगा। बहुत अच्छी बात है। जब वहां से ये लोगों ने हार का सामना किया, तो उस समय एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। 1765 में। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि, है ना, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस संधि के बाद तुरंत भर में ऐसा हुआ था, है ना, इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से किया गया था, सहायक संधि। और फिर 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजों के माने जब सहायक संधि कहिए या उसमें क्या होता था कि माने आपको अपनी सेना को अब हटा देना है, अब जो है से अंग्रेजों की सेना होगी और अंग्रेज का एक रेजिडेंट वहां पर क्या है, आपके राज्य में काम करेगा। यही ना बात होती थी उस समय। तो वहां पर एक नियुक्ति हुई थी सहायक संधि जो 1801 में हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है अंग्रेजी सेना की नियुक्ति करता है। अंग्रेज जो है से सेना को नियुक्त करके जो है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था, जो सहायक संधि 1801 में किया। और सहायक संधि के अनुसार ये होता था कि कोई भी राज्य अपनी सेना नहीं रख सकता है, वह सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की सेना होगी, है कि नहीं। अंग्रेज जो है सेना का नेतृत्व करता होंगे और एक रेजिडेंट आपके यहाँ बहाल कर दिए जाएंगे, है ना, और पूरा शासन अब उन्हीं के बागडोर में होगा। यही ना होता था। अब इस स्थिति में हुआ है क्या कि 1856, कब? 1856, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यापक नीति लाई है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लाई? व्यापक नीति, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति, है ना। तो राज्य हड़प नीति जिसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जिसको बोलते हैं कि गोद निषेध नीति, उस नीति के तहत यह अवध का राज्य जो है से हड़प लिया जाता है। यह शासन लगा माने चूंकि यहाँ तो अपने राजा का बेटा था, है कि नहीं, तो इसके बावजूद भी वहां पे हटाता है कुशासन का आरोप लगा करके कि भैया आप जो हैं नवाब साहब, आपका शासन बढ़िया से नहीं चल रहा है ना। बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मजदूर, सैनिक, है ना, आप पर आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, है ना। और आप बढ़िया से कार्य नहीं करने की वजह से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब इस राज्य से आपको हम बेदखल करेंगे, है ना। तो 1856 ईस्वी में देखिए, आखिर यह क्रांति लखनऊ में क्यों हुई? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें इस बात को आपको जानना है कि 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके वहां के जो नवाब है उसको हटा दिया गया था। उस नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। क्या नाम है उसका? वाजिद अली शाह। यानी कि इस क्रांति में आप इस बात को समझेंगे कि 1856 में, कब? 1856 ईस्वी में, है ना, इस राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़प लिया, है कि नहीं? हड़प लिया। इस समय वहां का नवाब कौन है? तो नवाब है वहां का वाजिद अली शाह। क्या नाम है उनका? वाजिद अली शाह। क्लियर हो गया? नवाब वहां कौन है? वाजिद अली शाह। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अगर क्वेश्चन आ जाए
तो भैया इसके बाद तो सब खत्म हो गए। तो अब मैंने अब कह सकते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और इसके बाद तो पूरा का पूरा राज्य हड़प लिया किसने? अंग्रेज ने। अब तो वहां का कोई नवाब रहेगा ही नहीं। और इनको हड़प तो लिया और वाजिद अली शाह को वहां से भगा दिया गया। उनको वहां से यह कह करके हटा दिया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आपको यहाँ से निर्वासित किया जाता है, आप यहाँ से हट करके कलकत्ता चले जाइए। तो हम कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों के द्वारा, है ना, इनको कहाँ भेज दिया गया? इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। समझ में आ गई बात है? जब इनसे राज्य को हड़प लिया गया तो इनके राज्य से हड़प लेने के बाद जो है इनको खास करके कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता। कट रहा इधर भी? तो इनको कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता। अब ये अपना जीवन यापन कहाँ करेंगे? कलकत्ता में करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं रह सकते हैं, है ना। अंग्रेजों ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया, या कह सकते हैं कि इनको निर्वासित कर दिया गया। अब स्थिति क्या है कि इनकी पत्नी जो है, जिनका नाम है बेगम हजरत महल, इनकी पत्नी का नाम क्या है? बेगम हजरत महल। इनकी पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। वाजिद अली शाह की पत्नी है, क्या जी नाम है इनका? है ना, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और इनका एक पुत्र है, लिख जाइए, बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह का एक पुत्र भी है, और उस पुत्र का जो नाम है, उस पुत्र का नाम है ना, बिरजिस कादिर। क्या नाम है इसका? बिरजिस कादिर। क्या? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके पुत्र का नाम क्या है? बिरजिस कादिर। तो इनका पुत्र भी है, पत्नी भी है, इसके बावजूद भी अब अंग्रेजों ने वहां पे अपना बागडोर संभाल लिया शासन करने का, है ना। और इन लोगों को वहां का नवाब बिरजिस कादिर को नवाब माने से इनकार कर दिया, है कि नहीं। और चूंकि उसमें एक नियम और भी था कि महिला जो है से सत्ता नहीं संभाल सकती है कि नहीं। हड़प नीति में ये भी प्रावधान था कि किसी की वाइफ जो है ना, वो क्या कर सकते हैं? वो सत्ता का बागडोर नहीं संभाल सकते हैं, या तो उनका पुत्र संभाल सकता है, और गोद लिया हुआ पुत्र तो एकदम नहीं। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो वो तो सीधा सीधी जो है से एकदम अंग्रेजों का राज्य हो गया वहां पे। इस बात को समझ में आ रही है बात? राज्य हड़प नीति जो डलहौजी का था, तो वहां यही बात नसर्त हुआ था कि गोद निषेध कर दिया गया था। लेकिन इनका पुत्र था तो इसको तो साजिश के तहत हड़पा था ना। इसको अंग्रेजों ने कैसे हड़पा था? साजिश के तहत, कुशासन का आरोप लगा करके कि सैनिक असंतुष्ट हैं, व्यापारी असंतुष्ट हैं, वहां के किसान आपके नवाबी से असंतुष्ट हैं, आप वहां पे, है ना, राज्य चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है आपको रहने का कोई औचित्य नहीं है, यह आरोप लगा करके जो है इसको हड़प लिया। और वहां इनकी पत्नी जो है बेगम हजरत महल, चूंकि आप औरत हैं तो आप बागडोर संभाल ही नहीं सकते हैं, और बेटा बिरजिस कादिर इतना छोटा था कि वो अभी वो सत्ता में नहीं रह सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों की इस हड़प नीति से, है ना, बेगम हजरत महल ने यह निर्णय लिया कि भले आपका शासन है लेकिन मैं अपनी शासन चलाऊंगा, है कि नहीं। और पूरा का पूरा बागडोर, पूरा का पूरा वहां का, है ना, जो जैसे आपको कौन, वाजिद अली शाह जिस तरह से वहां पे नवाबी बन करके काम करते थे, है ना, उसी तरह से अब बेगम हजरत महल ने इनके कलकत्ता जाने के बाद, है ना, वहां की बागडोर संभाली। भले अंग्रेजों ने इनको नवाब नहीं माना, लेकिन खुद से, है ना, यह खुद से यह निर्णय लिया, है ना, अपने मंत्रियों के साथ में कि नहीं, वो अंग्रेजों का निर्णय था, मेरा निर्णय है कि हम अब उत्तराधिकारी के तौर पर हम वहां का शासन, माने शासन में हम रहेंगे। और बेगम हजरत महल ने अवध की गद्दी, अवध के लखनऊ का गद्दी जो है वह अपने बागडोर अपने हाथों में ले लिया। और पुत्र बर्जिस चूंकि छोटा था, है ना, तो स्थिति क्या थी कि जब इसको सत्ता में लिया गया, लखनऊ को सत्ता में लिया गया, जब अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया, तो जहां पे अंग्रेज हड़पते थे जिस राज्य को, और जो राज्य डेवलप होता था, वहां एक कमिश्नरी बनाते थे। क्या बनाते थे? कमिश्नरी। वहां पे अंग्रेजों के रहने सहने या गोली बारूद रखने का शस्त्रागार बनाते थे, है ना, ताकि वहां पे हमारे कुछ सैनिक की छावनी हो जाए
और वहां पर जो है से अन्य कागज पत्र जितना भी होता है वो सब के लिए ऑफिस बना दिया जाता था, समझे कि नहीं। और चूंकि अब अंग्रेजों ने इस बात को कहा कि अब पूरा का पूरा लखनऊ मेरे हाथ में है, इस जगह को अंग्रेजों ने क्या बना दिया, फिर कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। इस अवध को क्या बना दिया, कमिश्नरी क्षेत्र। क्या बना दिया, कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया किसने, अंग्रेजों ने बना दिया, अंग्रेजों ने। और वहां एक कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। वहां किसको नियुक्त कर दिया, कमिश्नर नियुक्त कर दिया। और कह सकते हैं कि यह भारत का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था, कमिश्नरी बना करके, है ना। और उस कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस, है ना। हेनरी लॉरेंस को वहां का क्या बनाया गया, कमिश्नर बनाया गया, कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, जोर से बोलिए, अभी हमने आपको बताया क्या चीज, हेनरी लॉरेंस। क्या नाम है इसका, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस इसका नाम है। और हेनरी लॉरेंस ने क्या किया कि हेनरी लॉरेंस जो है उस क्षेत्र का कमिश्नर बन गया। अब स्थिति क्या थी कि अंग्रेजों ने वहां पर राज्य को हड़प करके उसको अपना राज्य मान करके वहां कमिश्नर नियुक्त कर दिया हेनरी लॉरेंस को। इधर बेगम हजरत महल, उन्होंने कहा कि हम अब पूरे लखनऊ के नवाब हैं, हम नवाब का बागडोर हम संभाले हुए हैं। भले वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया है झूठा आरोप लगा करके, अपनी बातों को किसानों के बीच, व्यापारियों के बीच, सैनिकों के बीच, कर्मचारियों के बीच, आम जनता के बीच में हजरत महल ने इस बात को कहा। और इसका ये असर हुआ कि सारे के सारे लोग कुशासन के आरोप जो अंग्रेजों ने लगा करके हड़प लिया था उस राज्य को, इस वजह से वहां के हर एक वर्ग, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, है ना, बेरोजगार वर्ग हो, रोजगार वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, तमाम लोगों ने, उनको लगा कि नहीं, अंग्रेज हम लोगों के साथ गलत किया है, जाति, है ना, मैंने गलत किया गया है, हम लोग पूर्ण रूपे न साथ देंगे किनको, बेगम हजरत महल को, है कि नहीं। हम किनको साथ देंगे, बेगम हजरत महल को। इस वाक्या से बिल्कुल वहां के सभी लोग, छोटे बड़े सारे के सारे लोग, है ना, अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। सैनिक, चूंकि देखिए सैनिक सबसे ज्यादा संख्या में अवध के ही थे अंग्रेजों के पास, और कहा जा सकता है कि सैनिकों का जो अनुपात था वह 5:1 था, यानी कि 5, वहां जो सैनिक की नियुक्ति होती थी कि 5 सैनिक अगर भारतीय हैं तो 1 सैनिक किसके थे, अंग्रेज के। और उनमें भी, भारतीय सैनिकों में भी सबसे ज्यादा सैनिक जो चुने जाते थे वह अवध के ही होते थे। तो अवध के सैनिक थे, और अवध के ही नवाब पर यह आरोप भी लगा था, अवध के नवाब पर ही क्या लगा था, आरोप। तो सैनिक अलग असंतुष्ट हो गए कि आप हमारे नवाब को, आप हमारे राजा को, है ना, गलत साबित करके उनको आप कलकत्ता भगा दिए हैं, आप बेगम हजरत महल को नवाब मानने से इनकार कर दिया है, आप उनके पुत्र को, बिरजिस कादिर को भी आप नवाब मानने से जो है से इनकार कर दिए हैं। इस बात से क्षुब्ध होकर के सैनिकों में असंतुष्टि की भावना पनपी, है कि नहीं। अब अंग्रेज क्या हो गए, अब वहां के अवध के सैनिक क्या हो गए, असंतुष्ट हुए। किन से, अंग्रेजों से। किन से असंतुष्ट हो गए, अंग्रेजों से। अब वहां पे आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तत्पश्चात बेगम हजरत महल ने एक निर्णय लिया। सबसे पहले थोड़ी सी बात और जान लेते हैं, बेगम हजरत महल चूंकि नेतृत्व तो ये कर रही हैं, वहां लखनऊ में नेतृत्व कर रही हैं, अब बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही, तो थोड़ी सी इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो बेगम हजरत जो महल थी, चूंकि वहां ये कहानी कब की है, 4 जून 1857 की, है ना। चूंकि मई
मई में दिल्ली कब्जा हुआ और सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली कब्जा किया। और मई के बाद ठीक दूसरा महीना कौन है, जून। और जून में सैनिकों का विद्रोह कहां हो गया, अवध में। अब ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज राज्य को, पूरे भारत को एकदम हड़पना चाहते थे। अब पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे, समझे कि नहीं। पूरा भारत को एकदम मने गुलाम बनाने की स्थिति में आ रहे थे। और वहीं पर सैनिकों ने भी एक अपनी ताकत लगाए हुए थे, वहां के लोगों ने भी अपनी एक ताकत लगा दिया था कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन पाएंगे, है ना, हम इनसे विद्रोह करेंगे। तब तक जो है ना 150 वर्षों तक शासन करने के बाद अंग्रेज यहाँ के हो चुके थे। अंग्रेज यहाँ के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को भी जान चुके थे, है ना, यहाँ की मिट्टी को पहचान चुके थे। अब वे भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे, है कि नहीं। तो एक जो है भगाना चाहता है और हड़पना चाहता है, और दूसरी ओर हम उसको बचना चाहते हैं, है ना, और हम उनको खदेड़ना चाहते हैं। तो द्वंद्व तो होगा, युद्ध तो होगा, है कि नहीं। युद्ध की स्थिति तो आएगी। तो इस स्थिति में यह क्रांति बढ़ते बढ़ते अब कहां पहुंच चुकी थी, है ना, अवध में पहुंच चुकी थी। और अवध में इनको हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह को। और वाजिद अली शाह की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, है ना, इक्कीवी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल। और इनका एक और नाम था, है ना, इनको हम लोग कहते थे मोहम्मदी खातून। क्या नाम था इनका, मोहम्मदी खातून। बहुत अच्छा नाम था इनका, मोहम्मदी खातून, है ना। लेकिन बेगम बजने के बाद हजरत महल हो गई थी। और उसके बाद जो है ना, ये जो है इनका एक और नाम से हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम जानते हैं, जिनका नाम था, बेगम हजरत महल को ही कहा जाता था महक परी। क्या कहा जाता था, महक परी। इनको परी सुंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं, महक परी, है कि नहीं। और मोहम्मदी, है ना, खातून, और इन्हीं को कहा जाता है बेगम हजरत महल। आगे समझ में। और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के इस चाल को समाप्त करने के लिए बागडोर अपने हाथ में अवध का कमान संभाली और निर्णय लिया कि किसी भी स्थिति में हम लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ की जनता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जंग करने का निर्णय ले लिया। और जंग की शुरुआत तब हो गई जब बाजबरदस्ती एक घोषणा कर दिया गया बेगम हजरत महल से कि लखनऊ का नवाब जो है मेरा पुत्र बिरजिस कादिर होगा। कौन होगा, बिरजिस कादिर होगा। और जैसे ही इसका नवाब में नाम जो है माने आना, यानी कि वहां का लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया बेगम हजरत महल के द्वारा अपने पुत्र बिरजिस कादिर को, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, है ना। और क्रांति का बिगुल बज गया, है ना। क्रांति का बिगुल क्या हो गया, बज गया। अब क्रांति यहाँ पे शुरू हो गई। यानी कि बिरजिस कादिर जो है नवाब घोषित किया गया। क्या कर दिया गया, नवाब। क्या यह नवाब अंग्रेजों के द्वारा घोषित किया गया, नहीं, यह उसको नवाब घोषित किया गया, है ना, उसकी मां ने घोषित किया था, है ना, जिनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल। तो नवाब जो है अब यहाँ पे किसको घोषित किया गया, बिरजिस कादिर को क्या कर दिया गया, नवाब घोषित कर दिया। यहाँ जैसे ही बनाया गया नवाब बिरजिस कादिर बनाया गया, और जैसे ही यह बनाया गया क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत हो गई, है ना। क्रांति का बिगुल बज गया, क्रांति का बिगुल बज गया। अब ध्यान समझिए, क्रांति का बिगुल क्या हो गया, बज गया। अब हम लोग आगे इस बात को समझेंगे। अब जो है देखिए, अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बेगम हजरत महल खुद इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता के तौर पर वहां पर डटी रही, और उनके राज्य में उनके प्रभाव की वजह से इनके साथ अवध के सैनिक तो थे ही, साथ महिलाएं सैनिक भी बहुत मात्रा में थी। समझे कि नहीं, महिला सैनिक जो थी वह क्या थी, बहुत मात्रा में थी, बहुत थी। और महिला सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए
इनके साथ माने दो तीन नारियां ऐसी थी, दो तीन लेडीज ऐसे थे जिस पर ये काफी भरोसा करती थी और वो नारी सैनिकों को प्रशिक्षण देती थी। समझे कि नहीं? नारी प्रशिक्षण देती थी, नारी सैनिक प्रशिक्षण देती थी। उसमें से एक नाम काफी विख्यात है जिसका नाम है रहीमी। क्या नाम है? रहीमी। क्या नाम है इसका? रहीमी। रहीमी क्या करती थी? तो यह लेडीज सैनिक को प्रशिक्षण देती थी। किसके लेडीज सैनिक को प्रशिक्षण देती थी? तो अवध के सैनिकों को, अवध के लेडीज सैनिक को, है कि नहीं? यह क्या करती थी, है ना, नारी सैनिक को, नारी सैनिक को क्या करती थी? प्रशिक्षण देती थी, प्रशिक्षण देती थी, उन्हें ट्रेन करती थी। तोप कैसे चलाना है, तलवार कैसे चलाना है ना, लड़ाई कैसे लड़नी है, किसी को नुकसान कैसे पहुंचाना है ना, गोली कैसे चलाना है बंदूक से, इसका वो ट्रेनिंग देती थी, है ना। जो रहीमी, है ना, बेगत हजरत महल की क्या थी? वो वफादार थी। क्या थी? वो वफादार थी और सबको ये ट्रेंड करती थी। और ये सब सैनिक जब ट्रेंड होते थे तो ये ट्रेंड होकर के अवध के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, अवध के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। दूसरी एक और लेडीज थी, है ना, उसका वो तवायफ थी। तवायफ के मतलब क्या होता है? कोठों पर नाचने वाली, है कि नहीं? जो कोठों पर नाचती हैं, है ना, तवायफ हैं। जैसे आप जाते हैं कहीं नाच बाजा करने के लिए, तो जाते हैं तो ठीक ठिकाना करने जाते हैं ना, तो वो क्या है? तवायफ है ना, जो मन बहलाती है ना। तो वो सब क्या थी? उसमें से एक एक जो बेगम हजरत महल के लिए जीती मरती थी, उसका नाम था, है ना, हैदरी बाई। क्या नाम था उसका? हैदरी बाई। उसका नाम था हैदरी बाई। और चूंकि हैदरी बाई तवायफ थी, नाचती गाती थी, तवायफ थी, है ना, तवायफ थी, नाचती गाती थी, मनोरंजन करती थी। इसके संपर्क में काफी अंग्रेज अधिकारी भी थे, है कि नहीं? क्योंकि उनको मनोरंजन करने के लिए वे लोग इनके पास आते थे और गुप्त सूचना की जानकारी, गुप्त सूचना अंग्रेजों से लेकर के यह जो हैदरबाई है, हैदरी बाई है ना, वह किनको पहुंचाती थी? है ना, बेगम हजरत महल को वह गुप्त सूचना अंग्रेजों का देती थी। तो ये दोनों काफी प्रचलित नाम हैं जो हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जाए कि बेगम हजरत महल को, है ना, किन लेडीजों के द्वारा सहायता प्राप्त कभी कभी होता था। तो उसमें एक नाम है रहीमी, जो सैनिकों को प्रशिक्षण देती थी। किस सैनिक को प्रशिक्षण देती थी? तो लेडीज सैनिक को प्रशिक्षण देती थी। अवध के लिए लड़ना था, क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, अंग्रेजों से भिड़ना था, तो ये प्रशिक्षण तोप चलाने का, गोला चलाने का, है ना, राइफल चलाने का, तलवार चलाने का, भाला चलाने का, है ना, अपने बचाव का, दुश्मन के अहित करने का, ये सब ट्रेनिंग वो क्या करती थी? देती थी। और दूसरी थी हैदरी बाई, जो तवायफ थी पेशे से, और तवायफ होने की वजह से अंग्रेजों का आना जाना ज्यादा होता था और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज प्राधिकारियों के द्वारा जो गुप्त सूचनाएं होती थी उसको इकट्ठा करके यह बेगम हजरत महल को सुना देती थी या पहुंचा देती थी, जिससे बेगम हजरत महल को आगे की कार्रवाई करने में बड़ी सफलता मिलती थी। और खुद बेगम हजरत महल की बात करें तो यह सेना को प्रशिक्षित, सेना को जब कमान संभालती थी तो खुद हाथी पर बैठ करके, मानो ऐसा लगता था कि खुद कोई राजा बैठा हुआ हो और राजा जो है से अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा हो। तो हाथी पर बैठ करके पूरा एकदम बढ़िया से, है ना, बिल्कुल एकदम तैयार होकर के युद्ध के मैदान में जैसे एक सैनिक जाता है उस तरह से तैयार होकर के अपने सेना का नेतृत्व कर रही थी। कौन? बेगम हजरत महल। इधर से उधर अपने सेना को के जोश को बढ़ाने के लिए, है ना, बहुत सारी बातों को रखने का काम करती थी बेगम हजरत महल। बिल्कुल हाथी पर सवार होकर के एकदम राजा की भांति, नवाब की भांति वो इस तरह का काम
करती थी, है ना, और कर रही थी उस समय, युद्ध के समय में, जब क्रांति की शुरुआत हो गई उस समय में। और इधर क्या हो गया कि काफी जो है ना, द्वंद्व की स्थिति, माने मारपीट की स्थिति आ गई। क्रांति की का मतलब क्या चीज? लड़ाई झगड़ा, दोनों देने से गोलीबारी चलना शुरू हुआ। तो इधर लखनऊ में जो कमिश्नर बनाया गया था हेनरी लॉरेंस, तो हम कह सकते हैं कि हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना खड़ी थी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हेनरी लॉरेंस जो कमिश्नर वहां का था, तो उस कमिश्नर को, है ना, नेतृत्व में, उस कमिश्नर के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना थी। और इधर हजरत बेगम महल, लेकिन अब चूंकि वहां का नवाब अब उस अपने बेटे के बागडोर को दे चुकी थी, बिरजिस, है ना, क्या नाम था उसका, बिरजिस कादिर के हाथों में नेतृत्व था। तो उसके नेतृत्व में बेगम हजरत महल के देख रेख में, है ना, अवध की सेना अब तैयार थी। दोनों देने से भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से कैसे युद्ध हुए? भयंकर, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों आहत हुए। और इसी क्रम में अवध का जो कमिश्नर था लॉरेंस, जिनका नाम था क्या चीज, हेनरी लॉरेंस, वह जो है मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, है ना, इसको गोलियों से दाग दिया गया। और गोलियों से ही दागा नहीं गया, बल्कि अवध के लोगों ने उनको जो है से एकदम गोली मार के एकदम आग लगा दिया शरीर में, शरीर को लहरा दिया गया। समझे कि नहीं? गोली मार करके उसके शरीर में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। क्या हो गया? आग लगा दिया गया। इतनी चीजों को देख करके वहां पर जो ब्रिगेडियर, जिसका नाम इंग्लिश था, जिसका नाम क्या था? इंग्लिश था, वहां का ब्रिगेडियर था लखनऊ में, जो लड़ाई लड़ रहा था सैनिकों के साथ अवध के खिलाफ। यह वार्ता को देख करके, इस वारदात को देख करके, है ना, डर के मारे ब्रिगेडियर इंग्लिश भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। वहां से क्या हुआ? भाग गया। और भाग के जाएगा कहां, है कि नहीं? वो भाग करके कहां गया? अब धीरे धीरे अंग्रेज पराजित हो रहे थे। अवध के सैनिकों ने, तमाम मजदूर, तमाम व्यापारी, तमाम लोग, तमाम किसान, तमाम सैनिक एकजुटता का परिचय देकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। कोई अपने शासक की बेइज्जती के लिए, कोई अपने व्यापार की हानि के लिए, कोई अपने सम्मान के लिए।